आज की क्लास में हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का पार्ट 2। पार्ट 1 हम पढ़ चुके थे, आज हमें पार्ट 2 पढ़ना है। पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे हैबर बीज से अमोनिया का निर्माण और हमें ओस्टवार्ड बीज से पढ़ना है अमोनिया का निर्माण। ये दो विधियां आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास पर चलते हैं और पढ़ते हैं दो विधियां। और अपना कोर्स पूरा करते रहिए। चैप्टर 6 चल रहा है। सभी का कोर्स जिनका पूरा हो गया हो वो अपनी कॉपी चेक करवा सकते हैं। ठीक है, चेक करवाने आप आ सकते हो कॉपी को। जिसका भी कोर्स अगर पूरा हो गया हो तो वो कॉपी चेक करवाने आ सकता है। ठीक है, और जिसका अगर ना पूरा हो तो वो क्या करे, अपनी कॉपी पूरी कर ले। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं क्लास पर, पढ़ते हैं दो विधियाँ क्योंकि आज पढ़नी है। थोड़ा सा समझना भी ज़्यादा होगा क्योंकि फिगर भी है। तो चलिए क्लास पर चलते हैं। तो देखिए हमें पढ़ना है हैबर बीज से अमोनिया का निर्माण। ठीक है, हैबर बीज से अमोनिया का जो निर्माण का सिद्धांत है, सबसे पहले वो पढ़ लेते हैं। जो ऊपर लिखा हुआ है आपको दिख रहा है सिद्धांत। सबसे पहले हम इस सिद्धांत को पढ़ लेते हैं, फिर चित्र विधि देखेंगे। देख लीजिए, जो सिद्धांत होता है कि शुद्ध नाइट्रोजन इसमें ली जाती है और शुद्ध नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये दोनों होते हैं। जहाँ पे शुद्ध जो नाइट्रोजन होता है उसका एक लिया जाता है, ठीक है, 1 अनुपात, और जो हाइड्रोजन का होता है 3 अनुपात लिए जाते हैं। मतलब हाइड्रोजन के 3 अणु और नाइट्रोजन के 1 अणु मिलकर निर्माण करते हैं किसका, अमोनिया का। ठीक है, देख लीजिए अनुपात के मिश्रण को जब हम लोग गर्म करते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाती है, अमोनिया बनती है। अब चलिए हम देख लेते हैं रिएक्शन को। तो देख लीजिए रिएक्शन आपको नीचे दिखाई पड़ रही है। यहाँ पे लिखा है N2+3H2O दिखाई पड़ रहा। नाइट्रोजन का 1 अणु, हाइड्रोजन के 3 अणु आपस में मिलकर अमोनिया का निर्माण करते हैं। और यहाँ पे जो रिएक्शन आपको दिख रही है ये कैसी रिएक्शन है, तो देख लीजिए ये रिएक्शन जो होती है इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल। रिवर्सिबल ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा भी था। रिवर्सिबल मीन होता है, क्या होता है, उत्क्रमणी। उत्क्रमणी का मतलब होता है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें दोनों दिशाओं में क्या होती है, अभिक्रिया होती है। जैसे हमने N2 और 3H2 को अभिक्रिया करवाई तो ये बन गया 2NH3। अब हम 2NH3 को भी तोड़ सकते हैं, अगर चाहें तो फिर से इसको तोड़ सकते हैं और बना सकते हैं N2+3H2। मतलब दोनों साइडों से रिएक्शन हो सकती है, इसीलिए इसको कहा जाता है क्या, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। अब देख लीजिए उत्क्रमणीय अभिक्रिया है ये। अब देख लीजिए यहाँ पे जो नहीं लिखा हुआ है वो भी लिख देते हैं। यहाँ पर हमें क्या होता है, हमें यहाँ पे 450 सेंटीग्रेड लिख लीजिएगा नीचे, इसमें नहीं लिखा रिएक्शन में, नीचे लिख लीजिएगा 450 सेंटीग्रेड ताप होता है, टेम्परेचर। उस पर हम इसको गर्म करते हैं। किस ताप पर गर्म करते हैं, 450 सेंटीग्रेड ताप पर। और किसकी उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो Fe उपस्थिति में, Fe की। ठीक है, जो उत्प्रेरक का काम करता है। Fe क्या करता है, यहाँ पे उत्प्रेरक का काम करता है। और मॉलिब्डेनम जो है हमारा MO, ये क्या करता है, उत्प्रेरक वर्धक का काम करता है। Fe यहाँ पे उत्प्रेरक का काम करता है और मॉलिब्डेनम इसको बोलते हैं MO। ठीक है, ये काम करता है किसका, ये काम करता है उत्प्रेरक वर्धक को, जो इसकी क्रियाशीलता को, जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देता है। तो ये रिएक्शन के ऊपर रखे जाएंगे और ये जो ताप है ये नीचे ले रखा जाएगा। देखिए ताप के साथ साथ यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं 200 वायुमंडलीय दाब का। किसका इस्तेमाल करते हैं, 200 वायुमंडलीय दाब का। ठीक है, तो इसको भी रिएक्शन के नीचे लिख लीजिएगा, 200 वायुमंडलीय दाब। ठीक है, 450 सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए और 200 वायुमंडलीय दाब होना चाहिए। ठीक है, जब ये होता है तो ये दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं। और वहां जब अभिक्रिया करते हैं तो देखिए कुछ ऊर्जा उत्सर्जित होती है। क्या होती है, ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा उत्सर्जित होती है। वो ऊर्जा उत्सर्जित होकर क्या निकालती है, 23,400 कैलोरी। ठीक है, जब ये उत्सर्जित होती है इसीलिए हम इसको ऊष्माक्षेपी बोलते हैं, क्योंकि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया आपने पढ़ी थी फर्स्ट ईयर में कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वो होती है जो ऊष्मा को क्या करे, उत्सर्जित करे। ठीक है, तो ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी
है। ठीक है, तो चलिए अब आगे हम चित्र पर फोकस कर लेते हैं। इतना था, आप लिख लीजिए, ये हमने नहीं लिखा था ऊपर, तो आप ऊपर यहाँ पे FEMO लिख दीजिएगा ऊपर साइड में। को देख लेते हैं, चित्र के हिसाब से आप पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले अगर चित्र विधि आपको लिखनी है तो चित्र विधि आप लिख लीजिए। सबसे पहले क्या करते हैं, चित्र विधि सबसे पहले हम पढ़ते हैं। तो चित्र विधि में सबसे पहले ये लिखा है हमारा क्या, कंप्रेशर पंप। ठीक है, ये हमारा क्या है, तो इसे बोलते हैं उत्प्रेरक कक्ष। ये हमारा क्या है, तो इसे बोलते हैं संघनित्र। और ये हमारा क्या है, सर्कुलेशन पंप। हिंदी में कंप्रेशर पंप को बोलते हैं संचारी पंप। क्या बोलते हैं, संचारी पंप। इसको क्या बोलते हैं, पुनः संचारी पंप। ठीक है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, पुनः संचारी पंप। ठीक है, इसको संचारी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पुनः संचारी पंप। ठीक है, कंप्रेशर पंप को हिंदी में बोलते हैं संचारी पंप, और इसको बोलते हैं सर्कुलेशन पंप को पुनः संचारी पंप। ये उत्प्रेरक कक्ष है, ये संघनित है, और ये हमारा है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इसकी चित्र विधि देख लेते हैं। तो चित्र विधि में देखेंगे तो सबसे पहले हिंदी में अगर कहना चाहेंगे तो संचारी पंप बोलेंगे, अगर इंग्लिश में बोलना चाहे तो सर्कुलेशन कंप्रेशन पंप। तो देख लीजिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, संचारी पंप का क्या करते हैं, सबसे पहले हम संचारी पंप का संबंध नली की सहायता से, किसकी सहायता से, नली की सहायता से उत्प्रेरक कक्ष से कर देते हैं। फिर उत्प्रेरक कक्ष का संबंध नली की ही सहायता से किससे कर देते हैं, संघनित से कर देते हैं। और संघनित का संबंध किससे कर देते हैं, सर्कुलेशन पंप या पुनः संचारी पंप से कर देते हैं। और फिर से पुनः संचारी पंप का संबंध किससे कर देते हैं, उत्प्रेरक से कर देते हैं। ठीक है, तो ये इसकी चित्र विधि है, आप लिख लीजिएगा। इसमें हमने नहीं लिखा है, ठीक है, ये हम केवल आपको बता रहे हैं चित्र विधि लिखनी। तो आप चित्र विधि हेडिंग डाल के इतना लिख सकते हैं। अब देख लीजिए, हम आते हैं विधि पर इसकी। ठीक है, इसकी विधि पर आते हैं। तो चलिए विधि पर आने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे बोलते हैं कंप्रेशर पंप, या इसे बोलिएगा संचारी पंप। आपको हिंदी में लिखना हो संचारी लिख दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे N2 और H2, ठीक है, N2 और H2 मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का एक अनुपाते 3 भाग, एक अनुपाते 3 भाग, जिसमें 1 भाग नाइट्रोजन का होता है और 3 भाग हाइड्रोजन का होता है। दोनों भाग हम कहाँ लेते हैं, कंप्रेशर पंप में रख देते हैं। ठीक है, कंप्रेशर पंप में भर देते हैं। ठीक है, संचारी पंप में। और संचारी पंप का काम क्या होता है, संचारी पंप का काम होता है इसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को ले जाना कहाँ पे, उत्प्रेरक कक्ष में। ठीक है, उत्प्रेरक कक्ष में ले जाना इसका काम होता है। और देखिए, उत्प्रेरक कक्ष की बात करें तो उत्प्रेरक कक्ष में मॉलिब्डेनम और लोहे का चूर्ण भरा रहता है। ये जो जाली आपको दिखाई पड़ रही है, ये जाली लोहे की होती है और मॉलिब्डेनम की भी होती है। ठीक है, मतलब मॉलिब्डेनम और लोहे की ये जाली यहाँ पे लगी रहती है। ठीक है, तो जब हम क्या करते हैं, जब हम N2 और H2 को, ठीक है, जो संचारी पंप में भर देते हैं पहले, संचारी पंप जो काम करता है इसको ले जाने का काम करता है उत्प्रेरक कक्ष में। जब हम इसे उत्प्रेरक कक्ष में ले जाते हैं तो उत्प्रेरक कक्ष में ये उपस्थित होता है, क्या उपस्थित होता है, मॉलिब्डेनम और लोहे का चूर्ण, 2 चीजें उपस्थित होती हैं। और यहीं पर ताप कितना करते हैं, तो ताप हम टेम्परेचर करते हैं 450 सेंटीग्रेड। और दाब कितना होता है, तो दाब होता है 200 वायुमंडलीय दाब। ठीक है, 450 सेंटीग्रेड जो ताप होता है और 200 वायुमंडलीय दाब होता है। तो ये दोनों जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होते हैं, ये आपस में क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। और क्रिया करते हैं तो ये बनाते हैं अमोनिया। लेकिन पूरी तरह से ये अमोनिया का निर्माण नहीं कर पाते हैं, ये कुछ % ही अमोनिया का निर्माण करते हैं यहाँ पे। ठीक है, या कह सकते हैं यहाँ पे कि 5 से 10% अमोनिया का निर्माण करते हैं, या बोल सकते हैं कि 15 से 20% अमोनिया का निर्माण वो यहाँ पे करते हैं। जो भी आपको लिखना हो, वैसे यहाँ पे तो 15 और 20 ही लिखा है। ठीक है, तो देख लीजिए 15 से 20% जो अमोनिया का निर्माण केवल यहाँ पे होता है, कहाँ पे, उत्प्रेरक कक्ष में। तो उत्प्रेरक कक्ष में 15 से 20% अमोनिया का निर्माण होता है और शेष जो होता है वो बच जाता है। तो देखिए, अब अमोनिया केवल कितनी बनी, 15 से 20%, लेकिन अभी पूरी तरह से रिएक्शन हुई नहीं। तो देखिए यहाँ पे N2 भी बचती है,
N2 भी बचती है, H2 भी बचता है और अमोनिया भी बनती है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लिखी हुई है, देख लीजिए, ये जो है अमोनिया बनी है 15 से 20%, N2 और H2 भी है यहाँ पे। ठीक है, दोनों है, ये दोनों को हम इस नली की सहायता से, ठीक है, हम किस में भेज देते हैं, संघनित्र में भेज देते हैं। जब संघनित्र में भेजते हैं तो संघनित्र में जो ये जाली आपको दिख रही है ये लोहे की है, ये किसकी है, लोहे की जाली लगी है। ठीक है, और यहाँ पे अंदर भरा क्या रहता है, जल भरा रहता है, अंदर जल भरा है और लोहे की जाली है। ये देख लीजिए यहाँ पे जल यहाँ पे भरा हुआ है, दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो जल जब भरा है और यहाँ पे लोहे की जाली है और N2 H2 और NH3 यहाँ पे इस तरह से अंदर आ गया है, तो तीनों के बीच में अभिक्रिया होगी। मतलब फिर से क्या होगा, N2 और H2 जो होगा वो अभिक्रिया यहाँ पे नहीं करता। ठीक है, एक मिनट फिर से देख लीजिएगा, यहाँ पे अभिक्रिया नहीं होती, यहाँ पे हमारा जो ये तीनों थे ये संघनित्र में केवल प्रवेश करते हैं। संघनित्र में ये क्या होता है, लोहे की जाली होती है और यहाँ पे जल है। ठीक है, जब जल और लोहे की जाली होती है, ठीक है, तो यहाँ पे जो ये होता है क्या, इसे बोलते हैं अमोनिया। ठीक है, अमोनिया होता है ये ठंडा हो जाता है क्योंकि ये गैस होती है, क्योंकि अमोनिया क्या होती है, गैस होती है, और गैस जल से ठंडी हो जाती है। जल गिरता है जब, तो जल से अमोनिया ठंडी हो जाती है, लेकिन ये NH2 और N2 ठंडा नहीं होता है। ठीक है, तो अमोनिया ठंडी होकर क्या बन जाती है, द्रव में परिवर्तित हो जाती है। पहले ये गैस थी, लेकिन जब जल के साथ क्रिया करवाती है तो अमोनिया क्या बन जाती है, द्रव अमोनिया बन जाती है। और जब द्रव अमोनिया बन जाती है तो नीचे तली पर बैठ जाती है, ये नीचे तली पर बैठ जाती है। जब नीचे तली पर बैठ जाती है तो अमोनिया यहीं पर रहती है। ये दोनों जो नहीं बन पाते हैं, ठीक है, जो द्रव में परिवर्तित नहीं हो पाते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है, ये कहाँ जाते हैं, तो देख लीजिए ये जाते हैं यहाँ से, ये लगा हुआ है। ठीक है, ये नली की सहायता से जाते हैं कहाँ पे, सर्कुलेशन पंप, जिसे हमने कहा था, हिंदी में बोला था, क्या बोलते हैं, पुनः संचारी पंप। ठीक है, तो पुनः संचारी पंप, ठीक है, पुनः संचारी पंप, ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा, पुनः संचारी पंप। तो पुनः संचारी ये जो पंप है, ये सर्कुलेशन पंप है, यहाँ पे N2 और H2 जाते हैं। तो N2 H2 जब इसमें प्रवेश करते हैं तो पुनः संचारी पंप के द्वारा या सर्कुलेशन पंप के द्वारा इसे पुनः उत्प्रेरक कक्ष में भेज दिया जाता है। तो ये फिर से जाती है उत्प्रेरक कक्ष में, कौन जाता है, N2 और H2, और फिर से 450 सेंटीग्रेड पर और 200 वायुमंडलीय दाब पर अभिक्रिया होती है और फिर से यहाँ पे 15 से 20% अमोनिया बनती है और ये फिर से यहाँ पे जाती है, कहाँ, इधर जाती है और ठंडी होती है, और फिर ये जाती है, जो बच जाती है N2 H2 वो जाती है कहाँ पर, यहाँ पर, इसको बोलते हैं पुनः संचारी पंप। तो लगातार ये जो क्रिया होती है, जब तक ये लगातार क्रिया होती रहती है तब तक चलती रहती है, जब तक हमें क्या होती है, पूर्ण रूप से या 90% हमें क्या नहीं प्राप्त हो जाती, अमोनिया प्राप्त नहीं हो जाती। तो ये क्रिया बार बार या लगातार चलती रहती है, इसे ही हम लोग बोलते हैं हैबर विधि की अमोनिया विधि। तो ये थी हमारी हैबर विधि की अमोनिया का निर्माण। ठीक है, तो ये फिगर आप बना लीजिए अच्छे से और इसे समझ भी लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब इतना करते हैं। अब थोड़ी सी हम इसकी, आप देख लीजिए यहाँ पे हमने आपको समझा दिया, लेकिन थ्योरी इतनी ज़्यादा हमने नहीं लिखी। ठीक है, आप थ्योरी यहीं से भी लिख सकते हो। ठीक है, थ्योरी यहाँ से लिख सकते हो, जो बोला जा रहा है उसी को सुनकर उसी से थ्योरी लिख सकते हो, उसी के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पर हमने उतना ज़्यादा नहीं लिखा थ्योरी में। चलिए फिर भी देख लेते हैं। देख लीजिए, अगर विधि की बात करें तो यहाँ पे हमने थोड़ा शॉर्ट में लिखा हुआ है कि N2 तथा H2 को 1:3 अनुपात में मिलाकर 200 वायुमंडलीय दाब पर तप्त लोहे के बारीक चूर्ण। ठीक है, अब देखिए 200 वायुमंडलीय दाब, यहीं पे आपको लिखना क्या था, 450 सेंटीग्रेड ताप। ठीक है, पर तप्त लोहे के बारीक चूर्ण
जिससे उत्प्रेरक का काम जो कर रहा, और जिसमें मॉलिब्डेनम मिला होता है, मतलब जो काम करता है उत्प्रेरक वर्धक का। ठीक है, यहाँ पे 500 सेंटीग्रेड दे दिया गया है। ठीक है, सही है 450, सही कर लीजिए। 450 सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं तो इस विधि में 10 से 15% अमोनिया बनती है, जिससे हम क्या ले जाते हैं, संघनित में प्रवाहित करते हैं, और जब संघनित में प्रवाहित करते हैं तो वहाँ पे द्रवित हो जाती है और द्रवित अमोनिया हमें नीचे प्राप्त हो जाती है। अभी आपको फिगर में समझाया, आप फिगर के हिसाब से ही लिखिएगा। शेष गैसों को फिर से उत्प्रेरक कक्ष में ले जाते हैं। ठीक है, और जिससे N2 और H2 के संयोजन द्वारा NH3 का लगातार उत्पादन होता रहता है। ठीक है, तो आप फिगर को सबसे पहले समझ लीजिए और फिगर की हिसाब से ही भाषा लिखिएगा। ठीक है, वहाँ पे हमने थोड़ा शॉर्ट सी भाषा, यहाँ पे शॉर्ट भाषा लिखी हुई है। आप फिगर को अगर समझेंगे और फिगर की हिसाब से भाषा लिखेंगे तो ये थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी और अच्छी भी। ठीक है, तो चलिए फिगर के हिसाब से भाषा लिखिएगा। यहाँ पे हमने थोड़ी शॉर्ट में भाषा लिखी हुई है। चलिए आगे अब हम इनके रासायनिक गुणों को देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले भौतिक गुणों को भी देख लेते हैं। तो भौतिक गुण की अगर बात करें तो ये जो अमोनिया होती है ये रंगहीन और क्या होती है, गंधहीन होती है। ठीक है, भौतिक गुण हमने शायद यहाँ पे लिखे नहीं है, आप हेडिंग डाल दीजिएगा भौतिक गुण की कि ये रंगहीन और गंधहीन गैस होती है, मतलब तीक्ष्ण गंध वाली गैस होती है। कैसी होती है, तीक्ष्ण गंध वाली गैस होती है। ठीक है, इतना लिख दीजिएगा। आगे आ जाते हैं रासायनिक गुण पे। तो रासायनिक गुण पे बात करते हैं तो सबसे पहले इसके क्षारीय गुण की बात करते हैं। क्षारीय गुण क्या होता है, यह क्षारीय गैस तो है तथा लाल लिटमस को नीला भी कर देती है, या अम्लों से क्रिया करके क्या बनाती है, लवण बनाती है। जैसे देख रहे हैं हम यहाँ पे अमोनिया जो है वो HCl के साथ जब अपक्रिया करती है तो क्या बना लेती है, NH4Cl, जिसे बोलते क्या है हम लोग, अमोनियम क्लोराइड। यहीं पे जब अमोनिया काम क्रिया करती है किसके, अम्ल के साथ, ठीक है, तो लवण बना लेती है। तो देखिए अम्ल में उसने क्रिया की है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करती है तो ये बनाती है अमोनियम सल्फेट, जो एक लवण है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या करती है, अभिक्रिया करती है और ये इसका क्षारीय गुण को प्रदर्शित करता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे देख लेते हैं धातु ऑक्साइडों का अपचयन। तो देख लीजिए धातु ऑक्साइडों का अपचयन, यह धातु ऑक्साइडों को अपचयित भी कर देती है। कैसे अपचयित करती है, देख लीजिए यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड से जब हम अमोनिया की अपक्रिया करवाते हैं तो ये कॉपर अलग कर देती है। तो इस तरह से हमें धातु प्राप्त हो जाती है, धातु ऑक्साइड अपचयित हो जाते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए 3CO मतलब 3 अणु कॉपर ऑक्साइड के, ठीक है, 2NH3 2 अणु अमोनिया के आपस में मिलकर निर्माण करते हैं 3Cu मतलब कॉपर अलग होता है, कॉपर के 3 अणु, नाइट्रोजन और जल का। ठीक है, तो ये अपक्रिया होती है। आगे दूसरी धातु की बात करें, मतलब दूसरे धातु ऑक्साइड की, तो इसी तरह से 3PbO अमोनिया के साथ अपक्रिया करती है, 3Pb N2 और 3H2। इसी तरह से हमारी जो है फेरस ऑक्साइड भी अपक्रिया करता है तो 2NH3 के साथ, तो बनाता है 3Fe N2 और 3H2O। तो इस तरह से ये धातु ऑक्साइडों का अपचयन भी करती है। आगे देख लीजिए फिगर है, अमोनिया के उपयोग देखते हैं। तो अमोनिया के उपयोग, पहला उपयोग है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में जो है अमोनिया का उपयोग किया जाता है। दूसरा अमोनिया का उपयोग देखेंगे तो बर्फ बनाने तथा कोल्ड स्टोरेज में प्रशीतक के रूप में भी अमोनिया का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसके वाष्पन की गुप्त ऊष्मा लगभग 327 कैलोरी प्रति ग्राम उच्च होती है। इसलिए हम अमोनिया का प्रयोग किसमें करते हैं, बर्फ बनाने और कोल्ड स्टोरेज में भी करते हैं।